हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान की होने वाली है, जो कि 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बहुत ही गौर से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आए हैं और आगे भी संभावना है कि रिपीट हों। ठीक है, तो सीडीपी की क्लास जो है आज हमारी 2019 प्रीवियस ईयर पेपर की है। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण एवं संक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की या मानसिक निरूपण को करने के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिसमें इसने पूछा मानसिक निरूपण और संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगी हमारी, ये वो बी में हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, अवस्था। तो ये कितने तक होती है, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको छांट के बताना है निम्नलिखित में से कौन कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, ये ठीक बात है। इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, ये नहीं हो सकता। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से चूज करके बताना है, तो पहला और तीसरा, तो ये सी वाले में है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो आप लोग अच्छे से सोच के बताइएगा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद कर किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो यह है प्रथम अक्षर तकनीक। ठीक है, तो इससे हम जैसे विबग्योर से जानते हैं वॉयलेट, ठीक है, आई से जानते हैं इंडिगो, ठीक है, ऐसे ही बी से जानते हैं ब्लू, इस तरह से दिखाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। अभिरुचि या अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व। ठीक है, ये तो आपको देखना है। तो इसमें क्या पूछा है, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती के सामने होने पर, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सामना आप कैसे करेंगे, इसके बारे में साधारण तौर पे ये समझिएगा। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि। आप अपना इंटेलिजेंस लगा कर ही उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि से तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि संगठित वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है। तो किया जाता है प्रशिक्षण यानी ऑब्जर्वेशन से। आप किसी को ऑब्जर्व करके ही उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये पूछा गया कि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है, तो वह होता है शास्त्रीय अनुबंधन में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्मृति यानी कि मेमोरी इज कॉल्ड एज इनएविटिव मेमोरी, यानी स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है संवेदी स्मृति, ठीक है, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और संचयन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन स्मृति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता है। ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जित अभिप्रेरक, यानी आप कोई भी अचीवमेंट पाते हैं तो कुछ इनोवेशन करके, ठीक है, ये कुछ अर्जित करके पाते हैं, ये आपको जन्मजात नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। आपको इनमें से छांट के बताना है कि लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है, इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है, इसकी संचयन शक्ति असीमित नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि लघुकालीन दिया है, आपको यहाँ देखना है लघुकालीन।
तो इसका पहला वाला और थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? ठीक है, यह आजकल हर विद्यार्थी चाहता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो तो ऐसी परिस्थिति में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो वह होता है परिहार और परिहार संघर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इस प्रकार की तरंगक्रिया में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको आंसर बताना है। तो नियमों तथा तत्वों के आधार पर, यानी पहले नियम दे गया है तो ये निगमनात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है। इसमें आपको सभी सोपानों का एक सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा समस्या की पहचान। ठीक है, फिर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण, फिर हो जाएगा अनुमान पर पहुंचना। ठीक है, फिर अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और फिर निर्णय लेना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। तो इसमें भी आपको करना, देखो, पहले याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके, वस्तु को पहचान कर, ये चारों ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। तो इसमें आपको बताना है कि लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व किसको देती हैं? पारिवारिक संबंधों को, मतलब डैश लगा के यहाँ आपको भरना है। वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले लड़कियों वाले में आ जाएगा पारस्परिक और लड़कों वाले में प्रतिष्ठा। तो अब आपका सेंटेंस हो जाएगा, लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक और प्रतिष्ठा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से, तो तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम और ध्यान और योग से। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, ये ठीक नहीं है। ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये वाला ये भी ठीक रहेगा, पहला और दूसरा ठीक रहेगा, थर्ड वाला गलत रहेगा। तो आपको देखना पहला दूसरा किसमें है? सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। मान लीजिए जो बच्चे एडमिशन ले लिए, ठीक है, एडमिशन ले लिए लेकिन फिर जाना छोड़ दिए, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे बच्चों को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। अनुपात को, बच्चों के अनुपात को कहा जाएगा ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नेलन चार्ट, ठीक है, स्नेलन चार्ट का संबंध है तो ये होता है दृष्टिबाधिता से। ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि ऐसी अप्रोच जो शिक्षण हेतु विशेष आवश्यकता वालों के लिए आवश्यकतादायक है। तो उसमें श्रवण, दृश्य, गंध और स्पर्श हो जाता है। ठीक है, तो अक्षमता वाले चैप्टर से, ठीक है, अक्षमता, इससे अब तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए या सिखाने में सक्षम बने।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना, ठीक है। और मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं समूह दोनों रूपों में दिया जा सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। कमजोर मार्गदर्शक कमजोर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया, तो परामर्श कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाए, और ना ही कोई ऐसी है जो सामूहिक रूप से, तो ये दोनों रूप में दिया सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आपको बताया कि जब आपकी समीक्षा मतलब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक क्या कर सकता है? कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए? ये भी ठीक नहीं होगा। कुछ चयनित प्रश्नों का हल करना चाहिए? ये भी ठीक नहीं है। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये सबसे बेहतर रहेगा शिक्षक के लिए, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है समूह कार्यों द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए? तो ये वस्तुनिष्ठ, निबंध और लघु उत्तरीय, इन सभी से करना चाहिए, ठीक है। आप किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृद्धि, ठीक है। ये तो तीनों ही करते हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई गलत आंसर दे रहा है तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए? गलत है, दंड देने की तो कोई बात ही नहीं की। NCF 2005 में दंड देने की कोई बात नहीं की। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, यह है लर्निंग एज असेसमेंट एज लर्निंग। तो एज लर्निंग में क्या होता है कि ये स्वयं के लिए होता है, स्वयं के द्वारा जो किया जाता है, ठीक है, वही रहता है। इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों को सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में मदद करना, सीखने के अंतर को जानने में मदद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज लर्निंग में शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में मदद करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों को शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही वाले ऑप्शन चुन के इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो बच्चों के विचारों की खोज, ठीक है। सेकंड है दैनिक जीवन के अनुभव, ठीक है। वर्तमान समझ व आकलन करने हेतु, यानी कि ये तीनों ही ठीक रहेंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए डिसेबिलिटी से एक बार फिर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, अमौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, केवल मौखिक विवरण द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक विवरण यानी बोलकर, और मूर्त अनुभव यानी जो चीज़ें भौतिक रूप में है, जिन्हें छुआ जा सके, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेवल करना चाहिए, ये भी नहीं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पे, ठीक है। और साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना, ये भी नहीं। सबसे बेहतर आंसर आपका सी हो जाएगा। दृश्य प्रतिबिंब एवं प्रतिरूपण निर्माण का कौशल कहलाता है। तो आपको बताना है कि देशिक, स्थानिक बुद्धि, तार्किक, गतिबोध या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। दृश्य प्रतिबिंब एवं प्रतिरूपण निर्माण का कौशल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देशिक, स्थानिक बुद्धि, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि होती है। ठीक है, तो IQ के लिए एक स्तर बताया गया है कि 0 से लेकर 25 तक जड़ बुद्धि, 25 से लेकर 50, इस तरह से 90 से लेकर 109 रेंज वाले जो होते हैं वो औसत बुद्धि में आते हैं। तो आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संवेगों का नियमन। तो आपको 1 और 2, 1 और 3 इस तरह से सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से छांट के बताना है कि कौन सा सही है। तो सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है, इसमें परिशुद्ध मूल्यांकन भी आता है, प्रकटीकरण भी आता है, संवेगों का नियमन भी आता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन एवं प्रभाव दिया गया है। आपको कथन पढ़कर प्रभाव बताना है कि ये प्रभाव सत्य है या असत्य है। कथन है कि शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। इसका प्रभाव दिया गया है यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। इसके प्रभाव दिया है, कथन और प्रभाव दोनों सत्य है कि कथन में जो कहा गया है वो प्रभाव उसको सही तरह से स्पष्ट करता है। कथन सत्य है, प्रभाव असत्य है। कथन असत्य है, प्रभाव सत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति के विषय में कथन दिए गए हैं 1, 2, 3। आपको इनमें से सही कथन जो भी है उनको बताना है। तो वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं व सीमाओं को स्वयं के प्रति जागरूक है, बिल्कुल ठीक है। स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी ठीक है। जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता और सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। तो संज्ञानात्मक कौशल के बारे में बताया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपको मिलान करना है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। स्तंभ आ तथा मिलान स्तंभ बा से कीजिए। स्तंभ आ में दिया गया है शारीरिक विकास, मानसिक नैतिक विकास, सामाजिक विकास। स्तंभ आ में नैतिक कहानियाँ, इसमें स्तंभ आ में दिया गया है कि इन विकासों का किस किस से संबंधित है। नैतिक कहानियों को किससे संबंधित है? खेल एवं व्यायाम का, ठीक है, भाषा और गणित का, समूह कार्य का। तो आपका डी का हो जाएगा समूह कार्य का, सामाजिक विकास से है। नैतिक कहानियों का नैतिक विकास से है। खेल एवं व्यायाम का शारीरिक विकास से है। भाषा और गणित का मानसिक विकास से है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत के स्पष्ट किया गया है? मानव व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद तथा पर्यावरणीय निर्धारक के बीच सतत अंतःक्रिया, ये आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये बताया गया है। तो ये आपका बताया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित है? तो थॉर्नडाइक ने मुख्य जो है 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का और तत्परता का। और उनके गौड़ नियम जो हैं, गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो उसका उपयोग किया जाएगा, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। तो इसमें सभी क्रम दिए गए हैं, प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण या प्रत्यास्मरण, धारण, पहचान और प्रत्यक्षीकरण। आपको सही वाला क्रम बताना है। तो इसका आपका सही क्रम हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कि शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आयु परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरण का स्तर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आयु परिपक्वता शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कोई एक ऐसा विशेष कारण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी उम्र या आयु में सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया को बच्चे केवल से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी, या बी, बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पूछा गया है। सत्य असत्य प्रकार के, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मिलान करो, बहुविकल्पीय, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न का प्रतिबंधीय, तो इसमें आपका प्रतिबंध कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम पर एक निबंध लिखने के लिए बोला है, इसमें प्रतिबंध नहीं दिया। लघु उत्तरीय भी नहीं होगा, लघु उत्तरीय वन लाइनर होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तारित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत, नई दिल्ली, यूके, ये एक उदाहरण है। भारत, नई दिल्ली और यूके के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, इसका उदाहरण है। पहचान पर आधारित प्रश्न है, चयन पर आधारित है, या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को, प्रश्नों के प्रकार को। तो इसमें आकलन के उद्देश्यों को भी दिया जाता है, विषय क्षेत्रों को भी, और प्रश्नों के प्रकार को भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफल हैं, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियाँ, आकलन के मानक या अधिगम के प्रकार। तो सीखने के प्रतिफल जो है वो आकलन के मानक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो नाउ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमताएँ, मनोगत्यात्मक पक्ष, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष, अभिव्यक्ति भावात्मक पक्ष। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नहीं, ये नहीं पूछा गया तो नहीं को मार्क कर लेते सबसे पहले, कौन सम्मिलित नहीं है। बाकी ए ठीक है, बी ठीक है, आपका सी सम्मिलित नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रूबिक्स क्या है? रूबिक्स पूछा गया सीखने की सामग्री का संकलन है, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है, विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं, ये विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट है। तो रूबिक्स क्या है? रूबिक्स के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है, आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना कि विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। तो इसमें विद्यार्थी का विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? सीखना एक सक्रिय प्रभाव ग्रहणशाली प्रक्रिया नहीं है। विद्यार्थी को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन का सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के सामान्य रूप से नहीं होती है? ठीक है,
तो इसका हो जाएगा विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता। ये आपका डिसेबिलिटी चैप्टर से दिया गया है। हर सेट में डिसेबिलिटी चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2019 में भी पूछे गए थे, 2020 में भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा याद करने की क्षमता। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया कि नहीं होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको एडजस्ट कर लीजिए। स्तंभ आ और बा का मिलान करना है। स्तंभ आ में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि या अधिगम अक्षम, और स्तंभ बा में फ्लैश कार्ड, टॉकिंग बुक, साइन लैंग्वेज और मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब दिए गए हैं। इन्हें आपको मिलाना है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या यूज किया जाता है और श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो टॉकिंग बुक जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए की जाती है, सही है। साइन लैंग्वेज ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए की जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए, और फ्लैश कार्ड अधिगम अक्षमता वालों के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान की जा सकती है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, और शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। तो कक्षा स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान आप कैसे करेंगे? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा भाषाई कौशल के अभाव पर भी कर सकते हैं, पढ़ने और बोलने में विशेष समस्या द्वारा भी कर सकते हैं, और बार बार दोहराने के लिए बोलना भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 और 3। इसमें 4 वाला नहीं आएगा। शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण से आप श्रवण बाधित बच्चे की पहचान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। डिस्ग्राफी एक प्रकार की अधिगम क्षमता है जिसका संबंध है। तो आपका ये अधिगम क्षमता वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम क्षमता है जिसका संबंध किससे है। तो डिस्ग्राफिया में आप दिया गया पढ़ने की समस्या से, गणना से, लिखने से या ध्यान केंद्रित करने से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लिखने की समस्या से। क्वेश्चन नंबर 27। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, गतिबोध माध्यम का प्रयोग। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। टास्क एनालिसिस क्या है? यह निर्णय लेना कि कौन सी वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, ये और भी दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो टास्क एनालिसिस क्या है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही वाला बताना है। तो क्वेश्चन नंबर बी, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना टास्क एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है, ठीक है। आपको आवश्यकताओं का क्रम बताना है। शारीरिक, सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपनत्व। तो आप इसमें ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं कि आत्मसिद्धि जो है वो सबसे लास्ट में आती है। तो आप देख लीजिए कि इसमें सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि दी गई है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले शारीरिक, ठीक है, उसके बाद आता सुरक्षा, उसके बाद आता प्रेम और अपनत्व, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाओं को संपादित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, संवेगात्मक इमोशनल और प्रेरक क्रियाओं यानी मोटर एक्टिविटीज़ को संपादित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। शारीरिक अंगों संपूर्ण जीव को बढ़ोतरी को कहते हैं।
शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? आपको बताना है समृद्धि, विकास, परिपक्वता, क्रम विकास। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि यानी ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति के अथवा अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक, दीर्घकालिक या कार्यकारी स्मृति। आपको बताना है कि स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार ये 4 दिए गए हैं कि कौन सी स्मृति का प्रकार नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि पियाजे ने स्मृति के 4 प्रकार बताए हैं, इन चारों में से कोई एक नहीं है जो आपको बताना है। तो संवेदी गामक ये स्मृति ये है, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक है, पर आपने कार्यकारी स्मृति कोई ऐसा ऑप्शन नहीं सुना होगा या ना ही सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। ये क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया, सबसे पहले आपका नहीं का ध्यान देना, क्योंकि नहीं के ना देखते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध में बारे में अधिक सोचने को क्या कहा जाता है? वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक चिंतन, समग्र चिंतन, तर्कसंगत या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध में अधिक सोचने को क्या कहा जाता है? तो अधिक सोचने के लिए इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा समग्र चिंतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व में आता है? तो ये आता है आपका उपागम परिहार द्वंद्व में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धिलब्ध आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पूछा गया कि संप्रत्यय किसने दिया, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये नहीं पूछा कि किसने सूत्र दिया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी में गलत हो जाते हैं। तो बुद्धिलब्ध आयु का संप्रत्यय किसने किया है? ये किया है विलियम स्टर्न ने। अगर आपसे सूत्र पूछे तो सूत्र किसने दिया है? तो वो दिया है टर्मन ने। ठीक है, सूत्र आपको पता होगा IQ का, IQ = MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। ठीक है, इससे आप बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किस विज्ञान को कहा जाता है? आत्मा का, मस्तिष्क, व्यवहार या चेतना का? ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का। अभी पूछा मनोविज्ञान को किसका विज्ञान वर्तमान समय, तो वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? आपको बताना है कि कौन प्रोजेक्टिव टेस्ट इनमें से नहीं है। ठीक है, रोर्सा परीक्षण, कथानक संप्रदाय TET, और ये आपका दिया है ड्रॉयमैन टेस्ट और MMPI। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि रोर्सा भी है, कथानक भी है और व्युत्पन्न भी है, लेकिन MPI आपने ये नहीं पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ ध्यान देना आपको नहीं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नहीं का ध्यान जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिगम प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो आपको इसमें बताना है कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। तो प्रथम आने के लिए ऐसा कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा कि प्रथम आने के लिए कोई भी अध्यापन करेगा। शिक्षक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं करता, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा है, इससे वह दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाह रहा। सबसे उपयुक्त आंसर होगा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा?
पूछ रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो उस कुसंगत में पड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य बनता है कि वो सही तरह से काम करे, सही तरह से अध्ययन करे, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, उसे बुलाकर डांटेंगे। तो उपेक्षा करना सबसे गलत रहेगा, क्योंकि इससे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है। उसके माता पिता से मिलाने पूछा गया कि अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि पियाजे ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं कि उनमें से किस में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगते हैं। तो पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं। ठीक है, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। ठीक है, इनका जो वर्ष है वो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, तो वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांकों का मिश्रण रूप भी हो सकता है। ये कथन है, तो आपको बताना है कि ये सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है या नॉट क्लियर यानी अस्पष्ट है। आपको बताना है कि ये कथन दिया गया है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, पूछा गया व्यक्ति को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः होती हैं। ठीक है, इनमें से एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। और निम्नलिखित में से व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं, ये भी ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, ये भी ठीक है। तीसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 का डी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा गया कि अगर कोई नवजात शिशु है, उसके गाल को छूने पर वह सिर घुमाता है तथा मुख खोलना, ये किस प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूटिंग, ये रूटिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। उपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा एवं निर्भरता। तो सबसे पहले आपको नहीं यहाँ सेलेक्ट कर लेना, नहीं का ध्यान रखना कि नहीं पूछा गया है। तो पूछा गया किशोरों की कौन सी एक प्रमुख चुनौती नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए आपका डी आंसर, असुरक्षा एवं निर्भरता किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में एक कथन दिया गया, आपको बताना है कि धनात्मक प्रबलन प्रदान करती हैं, ऋणात्मक, विलंबित या आंशिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, निगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो 16 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, साचार्यमक तथा स्वायत्त। ठीक है, तो ये फिट्स के अनुसार, टॉलमैन, बंडूरा या कोलर के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा फिट्स। फिट्स के अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है, श्रवण बाधित, प्रतिभाशाली बच्चों का, अधिगम अशक्ता या उपरोक्त सभी। तो पूछा गया कि किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। तो सबसे
इसका उपयुक्त आंसर होगा अधिगम अशक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो इसमें दिया गया है कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्वार या अवधान। पूछा गया स्मृति की एक अवस्था कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा अवधान। अटेंशन जो है वो स्मृति की एक अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? तो इसमें पूछा गया आगमनात्मक, निगमनात्मक या सामान्यमान या सृजनात्मक। तो आपको बताना है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है निगमनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? तो आपको बताना है पार्श्विक चिंतन, उर्ध्व चिंतन, अभिसारी या अपसारी चिंतन। तो दिया गया कि किस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता वो आते हैं अपसारी चिंतन के लिए। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना शरीर क्रियात्मक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। तो आपको बताना है कि अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाता है शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, भूख अभिप्रेरक या शक्ति की आवश्यकता। तो आपको बताना है मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा भूख अभिप्रेरक। हंगर मोटिव जो है वो मनो अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्षुधा अभाव या क्षुद्रतीय सतह तथा अनियंत्रित भोजन किस विकार समूह के अंतर्गत आते हैं? पोषण तथा भोजन विकार, विशिष्ट अधिगम विकार, स्वलीनता, वर्णक्रम विकार या तंत्र का जन्य विकार। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा पोषण तथा भोजन विकार। ठीक है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? पूछा गया है कि आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं तो इसमें सब आपका सर्वाधिक आवश्यक ज्ञान क्या होना चाहिए? पूछा गया बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? बाल कल्याण, मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या शिक्षा दर्शन। पूछा गया बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, तो वो नहीं किया जा सकता है शिक्षा दर्शन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन सबको कर सकते हैं। हाँ, नहीं का आपको फिर एक बार ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो प्रौढ़ावस्था तक यानी वृद्ध होने तक आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि। पूछा गया बालक के व्यवहार में अगर परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की आप किस विधि का सहारा लेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सर्वाधिक सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कौन सी विधि एक नियंत्रण दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कारण संबंध स्थापित करती है? प्रेक्षण विधि,
प्रायोगिक विधि, सहसंवादात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण विधि। तो आपको सही बताना है कि विधि एक नियंत्रण दिशा में दोनों घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा प्रायोगिक विधि। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण, बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है कि ये दी गई हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र ये नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित भी नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि मानव विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन ठीक है। पहला ऑप्शन है, मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से। मानव विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। ठीक है, मानव का विकास केवल शारीरिक अंगों में वृद्धि होने वाली नहीं है। मानव विकास केवल मात्रात्मक भी नहीं है। ठीक है, और मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया है स्मृति, चिंतन, अभिप्रेरण। ठीक है, तो इसमें तीनों शामिल होती हैं। ठीक है, मानसिक विकास के अंतर्गत स्मृति, चिंतन, अभिप्रेरण ये तीनों ही मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि निम्न में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तत्व सत्य है। आपको बताना है कि ये दिए गए 4 तत्वों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें पूछा गया निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति की सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, उपयुक्त सही। तो मानव विकास के सिद्धांतों में ये चारों ही ऑप्शन, आपके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक हैं, कि सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से बाधक जो हैं, कारक जो हैं, जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें दिया गया है तनाव, थकान या रुचि। ठीक है, तो ये तीनों ही कारक हैं कि अगर आप तनाव में हैं तब भी आप सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगा, अगर आप थकान में हैं तब भी आप नहीं सीख पाएंगे, अगर आपकी रुचि नहीं है तब तो आप बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक ये तीनों दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। आपको पूछा गया है कि आपको अगर गणित के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं तो कल्पना करना कि किस प्रक्रिया का उदाहरण है, जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। ठीक है, आपको बताना है बायोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव या इमोशनल की इनमें से कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। ठीक है, गणित के प्रश्न हल करना ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं आर्थिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। आपको बताना कि विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे के अनुसार। ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त और औपचारिक। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं, अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से ऐसे विचार हैं जो बच्चों के शिक्षण में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें दिया है बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 1 है सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान एवं चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग, कक्षा कक्ष की व्यवस्था के अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, सृजनात्मक उपागम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, ये इतना उपयुक्त नहीं है। सतत आकलन का उपयोग भी नहीं है। कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण और खोज के रूप में बदलना, ये हो सकता है। तो आपका 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि कोई विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं। ये कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है। आपको बताना है कि कोई विद्यार्थी है, ये पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे आप अच्छे परिणाम की भी आशा नहीं रखते। तो यह कथन सीखने के सिद्धांत को दर्शाता है। प्रभाव का नियम, नवीनता, तत्परता या अभ्यास का नियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है, अगर तत्परता का नियम इसमें लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करते करते उसी का हल ढूंढ लेते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लर्निंग बाय इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो ये किस प्रकार का चिंतन है। आपको बताना है सृजनात्मक, नवाचारी, समालोचनात्मक या कल्पनाशील। ठीक है, कोई विद्यार्थी है जो विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और निर्णय ले लेता है कि ये वाला आंसर ठीक है। जैसे कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि इनमें से कोई एक ठीक है। तो पूछा ये किस प्रकार का चिंतन है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। 11 का सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार की बौद्धिक कौशल में अच्छा है। आपको बताना है संगीत में और अंतर्वैयक्तिक, यानी इंट्रापर्सनल, संगीत में और अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक और शाब्दिक, शाब्दिक और संगीत में। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है संगीत में और अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है। आपको सही संदर्भ में बताना है। बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बताना। देखो, बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत सारे कथन होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आपको सही बताना है, इसमें सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। ठीक है, 13 नंबर का ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगम कर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। आपको बताना कि कौन सा ऐसा उपागम है जिसमें अधिगम कर्ता केंद्र में रहता है, ना कि शिक्षक। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम, ए और बी दोनों। तो आपको बताना 14 नंबर का कौन सा आंसर ठीक होगा। तो इसमें आंसर आपका डी ठीक हो जाए, ए और बी, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम दोनों में। ठीक है, उपागम है जिसमें अधिगमकर्ता केंद्र में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण है आंतरिक प्रेरणा का, अधिगम का, अभ्यास का
या बाह्य अभिप्रेरण का। आपको बताना है कि आप सुंदर हस्तलेख लिखते हैं और आपके टीचर उस नोटबुक में बड़ा से स्टार देते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपको बताना है, ये बाह्य अभिप्रेरण का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सूझ का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आपको बताना है कि अगर घंटी नहीं बजती है लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, ये उदाहरण किसका? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन का, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? आपको बताना है कि सीखने का कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। क्रिया प्रसूत, ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, संज्ञानात्मक क्षेत्रीय विकास। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। 17 का ये आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है? आपको बताना है, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालय में सम्मिलित करना। ठीक है, तो समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशित शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक ही साथ पढ़ते हैं। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी आंसर ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम है नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो आपको बताना है कि ठीक है, अधिगम क्या है? तो अधिगम जो है नवीन ज्ञान का अर्जन भी है, नवीन कौशल का भी अर्जन है और नवीन मूल्यों का अर्जन भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, कॉलम ए को मिलान कीजिए कॉलम बी से। ठीक है, विद्यालय का वातावरण दिया गया है एक तरफ आपको और एक तरफ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। और उदाहरण में दिया है प्यार और देखभाल, दोस्तों के साथ खेलना, कक्षों की संख्या और रीति रिवाज और परंपरा। ठीक है, इसको आपको मिलाना है, तो आपका शारीरिक हो जाएगा दोस्तों के साथ खेलना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा प्यार और देखभाल। ठीक है, सामाजिक हो जाएगा कक्षों की संख्या, सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपरा। तो ऑप्शन आपका बी एकदम से ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना कहलाता है। यह दर्शाना उदाहरण है। तो आपको बताना है सरलीकरण पाठ्यचर्या का, पूरक पाठ्यचर्या का, वैकल्पिक या गतिविधि आधारित। तो थर्मामीटर के उपयोग द्वारा प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना, ये गतिविधि आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका विज्ञ और उदाहरण है, न्यूमोनिक का, प्रत्यक्षीकरण का, चिंतन का या तर्क का। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछा गया कि वियोग और किसका उदाहरण है। उसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया कि रंगों के पहले अक्षर से किस तरह का अधिगम कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूमोनिक का। ठीक है, वियोग और उदाहरण है न्यूमोनिक का। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, विद्यालय में पाठ्यसागामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें दिया गया है, गतिविधि आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, गतिविधि की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। सी में दिया गया, गतिविधि केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, केवल व्यक्ति उन्मुख गतिविधियों को ही योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 23 का सबसे सही आंसर हो जाएगा बी, गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में दिव्यांगता का प्रकार दिया गया है, कॉलम बी में पाठ्यचर्या अनुकूलन दिया गया है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलन बाधित दिव्यांगता। ठीक है, तो इसमें किसी पाठचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। सीखने संबंधी दिव्यांगता, शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशन विधि में अनुकूलन होना चाहिए। अल्पदृष्टि, बड़े अक्षरों में किताबें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए। ठीक है, ये सीधे सीधे इनके एकदम से लिखे हैं, आपको सही से पढ़ लेने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? सौरमंडल कितने ग्रह हैं? हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन हम कर सकते हैं, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आपको नहीं को मार्क कर लेना है, नहीं पूछा गया है। विद्यार्थी में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य को बोधभूत गतिविधियाँ, सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य, वैयक्तिक व सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ, सामूहिक खेल, गायन में प्रतिभागिता, स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियाँ, चलना, कसरत करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ, बागवानी, पकड़ना व भागना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा हो जाएगा आंसर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए बागवानी, पकड़ना व भागना, ये जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे की विकास की किस अवस्था में होते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता, अतरंगता बनाम अलगाव और पहल बनाम अपराध। तो आपको बताना कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं? तो ये होते हैं परिश्रम बनाम हीनता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? तो आपको बताना है विस्तारीकरण, अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन या उद्भावन। ठीक है, इनमें से बताना कि कौन सी अंतर्दृष्टि मूल्यवान और अनुसरण करने के योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया रोर्सा इंक ब्लड परीक्षण है, आपको बताना क्या है? व्यक्तिगत, बुद्धि, रुचि का परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो रोर्सा इंक ब्लड परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत का परीक्षण है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मकता। ठीक है, तो इसमें आपके ये भी संवेदनशील एवं देखभाल भी ठीक रहेगा, विश्वसनीयता भी ठीक है, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन ठीक है। ये थे आपके आज के CDP प्रीवियस ईयर 2022 के पूछे गए क्वेश्चन जिनको आज हमने सॉल्व किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2019, 20, 21 के क्वेश्चन की क्लास की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।